अमेरिका कन्विंस्ड है इस बात को लेकर कि काबुल धमाकों में दाइश खुरासान चैप्टर इन्वॉल्व है। क्या ये किसी नई गेम डिजाइन है जो हमारे सामने आ रही है? देखिए, दाइश पहले भी अफ़गानिस्तान में मौजूद था और उसके ख़िलाफ़ तालिबान लड़े थे और जो उनके ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े थे, ख़ुसूसन निंगरहार में या कुन्नड़ में, वो तालिबान ने उनसे खाली करवाए थे और उसमें किसी हद तक उनको उस वक़्त अमेरिका की बैकिंग भी हासिल थी। लेकिन दाइश अफ़गानिस्तान से एलिमिनेट नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में भी उनके लोग मौजूद हैं। फिर गुज़िश्ता जो 2.5 साल के दौरान काबुल में जो धमाके होते रहे, तो उसमें तालिबान ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की थी, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका के साथ जो मुआहिदा किया था उसमें रिडक्शन ऑफ वायलेंस का शक भी शामिल था और उसमें ये भी था कि काबुल यानी दारुल खिलाफे में वो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो अगरचे अफ़गान हुकूमत उन धमाकों के लिए भी तालिबान को इल्ज़ाम देती रही, लेकिन उनमें से कुछ की ज़िम्मेदारी ख़ुद दाइश ने कबूल की और तालिबान का ये कहना होता था कि ये हमले दाइश कर रहे हैं। तो दाइश का वजूद है अफ़गानिस्तान में अभी भी और उसकी कैपेसिटी भी है और काबुल के अंदर भी उसकी प्रेजेंस तालिबान के वहाँ आने से पहले खातिर ख़्वाह थी। और इन हमलों के बारे में तो पहले से अमेरिका और उसकी इंटेलिजेंस ने ख़बरदार भी किया था। तो अब तो मामला उलट हो गया है, क्योंकि पहले अफ़गानिस्तान के शहरों को या वहाँ पे स्टेबिलिटी रखना और अमन व अमान को बरकरार रखना वो अफ़गान हुकूमत और अमेरिका की ज़िम्मेदारी थी और तालिबान वहाँ धमाके करते थे, टारगेट किलिंग करते थे, क्योंकि हालत जंग में थे। अब अफ़गानिस्तान के शहरों को काबू में रखना और स्टेबल रखना वो तालिबान की ज़िम्मेदारी हो गई है। तो जाहिर है कि तालिबान ने तो नहीं किए हैं, अपनी हुकूमत में कोई धमाके नहीं करता, तो ऑब्वियसली उंगली जो है वो दाइश की तरफ उठती है और अफ़गान इस्लामिक प्रेस और इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दाइश ने खुद उसकी जिम्मेदारी कबूल भी की है। ठीक है साफ़ी साहब, इससे पहले कि इसी पे आगे बढ़े, पहले अमेरिका के किरदार की तरफ थोड़ा सा तहकीकात ना हुई, लेकिन दाइश ने कबूल किया। बाद में दाइश की जिम्मेदारी कबूल करने से पहले ही अमेरिका का उसको लेकर ऐलान कर देना और जो बाइडन की स्टेटमेंट भी हमने चलाई जिसमें वो कह रहे हैं नॉट फॉरगिव और फॉरगेट यू, मेक यू पे एंड हंट यू डाउन। क्या ये एक ऐसा कहें कि साजिशी थ्योरी है जिस पर हर जगह बात हुई कि कोई और प्लान तो नहीं है फॉर फ्यूचर अमेरिका का यहाँ खत्ते में अफगानिस्तान के अंदर? नहीं, ये देखें, शुरू में तो जब दाइश यहाँ पे सामने आई तो उस वक़्त हामिद करज़ई जैसे लोग भी ये कहते रहे कि दाइश को सपोर्ट मिल रही है अमेरिकन की तरफ से, और उस वक़्त एक थ्योरी ये भी थी कि तालिबान को कमज़ोर करने के लिए उसके मुकाबले में ये क़ुव्वत कड़ी की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग दाइश में ज़ाहिरी बात है कि वो आसमान से आके तो नहीं गए, तो या TTA की सपों से टूट के दाइश में गए या TTP की सपों से टूट के उधर गए। तो शुरू में तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी थी और उसके लिए आर्गूमेंट्स भी दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ है तो तालिबान भी इस चीज़ को समझ रहे थे। एक तो चूँकि दाइश ने ये कहा था कि अब मुल्ला उमर जो कि इनके अमीरुल मोमिनीन थे वो तो दुनिया में नहीं रहे और हमारे अमीरुल मोमिनीन ज़िंदा है, तो इसलिए वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान का जो एजेंडा था वो एक तो अफ़गानिस्तान तक महदूद था और वो किसी आलमी एजेंडे को परसू नहीं कर रहे थे। और फिर उन्होंने जब इस ख़तरे को महसूस किया तो पहले भी अमेरिका ने नहीं बल्कि अफ़गान तालिबान ने ही उनकी क़ुव्वत को तोड़ा था। और अभी जो बाइडन कितनी भी धमकियां दे दें तो ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ से दाइश को एलिमिनेट करे। आगे अगर दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी तो वो मेरे ख़्याल में तालिबान ही करेंगे। बाकी एक इंटरनेशनल और रीजनल गेम का मरकज़ तो अफ़गानिस्तान रहा है और माजी में भी ग्लोबल पावर्स ने वहाँ मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है और अब भी अगर चीन और अमेरिका की प्रॉक्सी वार का मैदान भी अफ़गानिस्तान बनेगा, पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉक्सी वार का मैदान भी अफ़गानिस्तान माजी में भी बना रहा और शायद मुस्तक़बिल में भी ये कोशिश होती रहेगी।
तो उसमें फिर जिसको जो भी ग्रो या जो भी धड़ा मैसर आ जाता है, जो उनके उस वक़्त के मकासद से मैच करता है, तो वो उसकी सरपरस्ती करता है। ठीक है साफी साहब, अब अभी जो हमें सूरत हाल नजर है, जब आप कह रहे हैं कि आगे भी तालिबान ही इनके साथ निपटेंगे, अफगान हुकूमत हो, अफगान फौज हो, वॉरलॉर्ड्स हो, शिमाली इत्तेहाद हो, तालिबान के आगे सब कमजोर ही साबित हुए, मज़ाहिमत नहीं कर सके। क्या दाइश अफगान तालिबान से भिड़ सकती है? मज़ाहिमत कर पाएगी? करेगी तो कैसे? कौन उसको आखिर सपोर्ट कर रहा है? ये तो सब जानना चाहते हैं। देखें, एक तो इससे पहले अफगानिस्तान जो था वो एक गर्म तंदूर था जिसमें हर कोई आके अपनी अपनी रोटी लगा रहा था। मसलन अगर आप नेटो के तहत देखें तो नेटो में सिर्फ अमेरिकी तो नहीं थे, उसमें बरतानिया था, जर्मनी, फ्रांस, और फिर ग्राउंड पे हमने बहुत सारी जगहों पे देखा हुआ है कि उनकी लाइन मुख्तलिफ होती थी। या मसलन तुर्की भी नेटो के हिस्से के तौर पर वहाँ पे था, लेकिन तुर्की के फ़ौजी जंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था और वो शमाल को प्रेफर कर रहे थे अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि सेंट्रल एशियन अक्सर ममालिक तुर्क हैं, तो तुर्की से उनका अपना वो एक एजेंडा था। तो ये चीज़ें अब इसके बाद जो हैं, एक तो मेरे ख़्याल में कि उस लेवल के प्लेयर्स अफ़गानिस्तान में नहीं रहेंगे। नेटो वग़ैरह तो अक्सरियत उनकी निकल गई, लेकिन जो प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का मामला है, अब एक तो वो ममालिक होंगे कि अगर उनके कंसर्न्स को तालिबान एड्रेस करते हैं। मसलन इस वक्त चीन का कंसर्न ETIM के हवाले से है, पाकिस्तान का कंसर्न TTP के हवाले से और बलोच मिलिटेंट के हवाले से है, इसी तरह ईरान का कंसर्न वहाँ की हज़ारा और शिया कम्युनिटी के हवाले से है, रूस और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट का जो कंसर्न है वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और ड्रग्स के हवाले से हैं। तो अगर तो इन कंसर्न्स को तालिबान की हुकूमत एड्रेस करती है तो फिर ये ममालिक, ज़ाहिरी बात है रीजनल ममालिक हैं, वो वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो माजी में फिर जिस ममालिक के लिए अफ़गानिस्तान से ख़तरा जिस मुल्क के लिए बनता है, तो वो तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतों का वो दाइश हो या फिर कोई और हो, उनको सपोर्ट मिलेगा। फिर इसी तरह साफी साहब दाइश को लेकर क्या कोई ऐसे शवाहिद कहीं हैं कि कौन लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है? कोई मजबूत है या ये सिर्फ एक प्रॉक्सी है जिसको यूज किया जा सकता है या किया जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इससे पहले तो अफगानिस्तान एक शहर नापुरसान था जिसमें असलहे की बहुतात थी, जिसमें दर्जनों आलमी और रीजनल प्लेयर्स थे, और फिर अफ़गान हुकूमत के अंदर भी कोई यूनिटी नहीं थी और उसमें मुख्तलिफ किरदार मुख्तलिफ रोल अदा करते रहे। मसलन इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल, वो अशरफ गनी के कुलीग भी रहे, हामिद करज़ई हुकूमत में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाकी जगहों पे, और फिर अशरफ गनी के यहाँ पे सफ़ीर भी रहे पाकिस्तान में। लेकिन कुछ अर्सा पहले उनको तालिबान के नाम पे थ्रेट मिलने लगी और पाकिस्तान से वो काले की जाती थी, लेकिन चूँकि वो वहाँ सिस्टम में रहे थे, उनके अपने ताल्लुकात भी थे, तो पता चला कि भाई इंडियस ही ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सारा जो प्लान उनके खिलाफ बना था तो उसको सामने रख दिया। तो उसमें इंडिया की अपनी लॉबी थी, ईरान की अपनी लॉबी थी, पाकिस्तान की अपनी लॉबी थी, रूस की अपनी थी, अमेरिका खुद वहाँ पे मौजूद था। तो वो उसमें तो असलहा भी बहुत था, पैसा भी बहुत था, तो उसमें कभी एक को मिल जाता था, कभी दूसरे को मिल जाता था। अब सिचुएशन तब्दील हो गई है। इसी सिचुएशन जो तब्दील हुई है, इस पे सवाल जो आज DG ISPR ने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी, अफगानिस्तान में भारत के मनफी किरदार, फिर वहाँ की अफगान क़यादत, फौज और अवाम के जहनों को जो कह रहे जहर आलूद किया गया। क्या तालिबान के आने के बाद आज जिस सिचुएशन तब्दीली की बात करें, अफगानिस्तान में भारतीय चैप्टर क्लोज हो गया, आप फोर्सी कर रहे हैं कि अब कल के वाकयात को भी सामने रखे, क्या हालात तालिबान कंट्रोल कर पाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे? देखें, अगर तो तालिबान इसमें कामयाब हो गए कि वो हकीकी मानों में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना दे और वो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, एमक, तुर्कमन इन सब को अपनी हुकूमत में एकोमोडेट कर लें और एक ऐसी हुकूमत बन जाए कि जिसको सब अपना रिप्रेजेंटेटिव समझें, तो उस सूरत में तो फिर इंडिया जैसे प्लेयर्स के लिए अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होगा।